दुरूद शरीफ पढ़। कल एक कैलकुलेशन कही थी करने के लिए, और उससे रिलेटेड आपके सवालों के जवाब मैंने कल नहीं दिए थे। कैलकुलेशन बताएं पहले तो। रिकवरी वैल्यू नहीं थी। कैलकुलेशंस अगर की हैं तो इन फिगर्स पे कोई एतराज है तो बताएं। यही है? 150 यूनिट्स, 22। कैलकुलेशन में कुछ पूछना है तो पूछा। अच्छा, इस पे सवाल दोबारा बता दें, क्या क्या सवाल है? क्या हुआ? हाँ, कहाँ की है? इसमें जो सवाल यहाँ जिसके जो सवाल है पूछें। माइनस कहाँ की है? हाँ। अच्छा, हमने पर यूनिट कॉस्ट इसी बेस पे निकालनी है कि जितना लॉस होना चाहिए था हम उतने ही को बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो चूंकि लॉस कम हुआ तो हम और माइनस कर रहे हैं। 4 में से 400 माइनस होके 3600 बनने चाहिए थे। हम पर यूनिट कॉस्ट इसी पे बेस कर रहे हैं। अगर सिर्फ 250 माइनस हुआ तो हम 150 और कर देते हैं ताकि बात वही 3600 पे आ जाए। ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में सिर्फ नॉर्मल लॉस इनकॉर्पोरेट होगा। पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हुए सिर्फ नॉर्मल लॉस इनकॉर्पोरेट होगा। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में 9600 ही आ रहा है, 3600। जो कल 3 सवाल किए थे कल, उनमें डिनोमिनेटर में कितना आ रहा था? 72। तो चाहे उतने ही नुकसान हो रहे थे जितने सोचे थे, चाहे ज्यादा नुकसान हो रहे थे, चाहे कम हो रहे थे, डिनोमिनेटर में कितना आया था? 7200। कल वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, यानी हमारी पर यूनिट कॉस्ट में सिर्फ नॉर्मल लॉस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इनकॉर्पोरेट करने से मतलब है कि अगर कभी ज्यादा लॉस हो गए तो हम पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देंगे अपनी? नहीं, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन में उतना ही लॉस इंक्लूड हो रहा है जितना होना चाहिए था, ना उससे ज्यादा होने से ना उससे कम होने से। हम पर यूनिट कॉस्ट में इफेक्ट नहीं आने दे रहे हैं। अगर ऐसा करना होता कि जितने यूनिट्स जाया हो गए खैर है, जितने बन गए उससे डिवाइड कर देते तो फिर नॉर्मल लॉस को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये डिस्कशन किसी को नहीं भी समझ आ रही तो करना वो फार्मूलों से ही है। ये मैं सारी डिस्कशन कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा होता हूँ। समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। जितना जितना समझ आता है या जितना जितना हजम आता है, कोशिश आप पूरी करते रहा करें। बाकी आखिरी स्टेप तो मैं फार्मूले बता ही देता हूं। तो पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन सिर्फ नॉर्मल लॉस को अकाउंट फॉर करके हो रही है। इसलिए जब कम लॉस हुआ था तो हमने और लॉस कर दिया, जब ज्यादा लॉस हुआ था तो उसको ऐड बैक कर दिया, ताकि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन में उतना ही लॉस अकाउंट फॉर हो जितना सोचा था। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो मैं खुद कर देता हूं कि एबनॉर्मल गेन को हम इनकम ही क्यों कह रहे हैं? एबनॉर्मल गेन को हम इनकम क्यों कह रहे हैं ये समझाता हूं। अच्छा, इस सवाल से रिलेटेड जो भी अब डिस्कशन करने लगा हूं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। समझ आ गया तो अच्छी बात है, कोशिश पूरी किया करें।
लेकिन कम से कम दर्जा जो होता है वो बता दिया करता हूं। कम से कम दर्जा ये है कि फार्मूले हैं, आपसे ये लगाने आने चाहिए फार्मूले। रीजन बताने लगा हूं कि ये 22,500 इनकम क्यों है। ये जो खर्चे हुए हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना कितना 360 और चले 180 कितना 540। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये इनकम क्यों बन रही है, सिर्फ समझाने के लिए एंट्री इस शक्ल की कर रहा हूं जो करने लगा हूं, वरना असल में एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सिर्फ आपको एक पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूं। ये खर्चा हुआ है मतलब पैसे गए ना जेब से, मटेरियल खरीदा, मशीन में डाल दिया, पैसे जेब से गए, लेबर ओवरहेड पैसे खर्च कर दिए, तो 540 है जो पैसे जेब से जा रहे हैं। इस खर्चे के बदले बन क्या रहा है, यूनिट्स, जो कि हमारा एक इन्वेंट्री है, स्टॉक है, जो अगले डिपार्टमेंट को जा रहा है। कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 3750 कि 3600? 3750 कितने वाले? कितना? 562। हम इतना कैश खर्च करके इतने के यूनिट्स कैसे बना रहे हैं? 540 खर्च करके हमने 562 के कैसे बना लिए यूनिट्स? हाँ तो खर्चा असल में 540 हुआ है, लेकिन और बनाए उससे 3750, लेकिन हमारी पर यूनिट कॉस्ट बता रही है कि हमने 3600 बनाए। 150 इंटू 3600 करें 540। हमने पर यूनिट कॉस्ट ऐसे निकाली है जैसे 3600 यूनिट्स बताएं। हमने पर यूनिट कॉस्ट ऐसे निकाली है कि जैसे 540 में 3600 यूनिट्स बने, जबकि बन कितने गए? तो इसलिए वो ज्यादा बन गए, तो इन्वेंट्री ज्यादा की नजर आ रही है, खर्चा तो थोड़ा ही है। तो अब ये 562,500 3600 वाकई खर्च करके बने और बाकी 150 चुंगे में बन गए। इस तरह ये 562,500 के यूनिट्स बने। तो ये जो चुंगे में जादू से बन गए बगैर खर्चा किए, हमारी इनकम है। देखें, खर्च करके इतने यूनिट्स तो स्टोर में आए ही आए, इतने और मुफ्त में आ गए, तभी तो इन्वेंट्री 562 कर दी। तो अब ये जो बगैर कोई खर्च किए मुफ्त में हमें इतने यूनिट्स पड़ गए, बन गए, तो ये एक इनकम वाली बात ही है ना। ये क्रेडिट इनकम करेंगे तो ये टैली होगी डबल एंट्री, इसलिए ये एबनॉर्मल गेन इनकम बनती है कि खर्चा थोड़ा हो रहा है लेकिन यूनिट्स हमारे ज्यादा बन रहे हैं, तो वो डेबिट क्रेडिट पूरा ही नहीं होगा, वो पूरा ही तब होगा जब हम इतनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ये इनकम बनाने की रीजन है। जो नहीं सुन रहे वो तो चलो नहीं सुन रहे, जो सुन रहे हैं कोई कुछ समझ आई बात है? हाँ जी, हाथ उठा दो जी। 8,000 इनपुट था, नहीं 4,000 हाँ। इस पर यूनिट कॉस्ट के फार्मूले में डिनोमिनेटर क्या है? 3600 ना, यानी हमने सारे खर्चों को 36 पे बांट दिया, तो एक यूनिट हमें 150 का पड़ा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 540 में हमने 3600 बनाए, तो अगर 540 में 3600 बनाए और एक 150 का पड़ा, तो ये 150 इंटू 3600 इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जबकि इन्वेंट्री इतनी है। तो वो जो बाकी 150 है वो मुफ्त में ही बन गए ना, जिनको वैल्यू तो बेशक हम 150 साइन कर रहे हैं, वैल्यूज को हम बेशक 150 साइन कर रहे हैं, लेकिन बन तो मुफ्त में गए, तो वो फिर जो मुफ्त में बन गए वो इनकम आ गई है। हाँ ऐसा ही हुआ है, हो सकता है नहीं, ऐसा ही हुआ है। नॉर्मल लॉस रखा था 400, हुआ सिर्फ 250, तो यही तो हुआ है, इसीलिए तो 150 को एबनॉर्मल गेन कह रहे हैं। इनकम जी, क्योंकि हम कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे उतना ही लॉस हो जो होना चाहिए। हम लॉस का कम ज्यादा होना अपनी पर यूनिट कॉस्ट पे असर नहीं आने देना चाहते। यही वजह है कि हमने नॉर्मल लॉस डिफाइन किया हुआ है। अगर नॉर्मल लॉस डिफाइन नहीं करना था तो फिर जितना खर्चा आया डिवाइडेड बाय आउटपुट कर लेते। तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था कि हम कितने लॉस की गुंजाइश इसमें बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे
मिसाल इतनी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन शायद मैं अपना बात कन्वे कर सकूं। एक रेस्टोरेंट ने बूफे सिस्टम रखा और पर हेड उन्होंने लेट्स से 1500 रुपये उसके चार्जेस रख लिए खाने के। अब उस रेस्टोरेंट को अपने हिस्ट्री से पता है कि हम जैसे मर्जी कंट्रोल रख लें, 10-15 लोग मुफ्त खोरे बीच में घुस के खाना खा ही जाएंगे, हम उनको नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। बज़ाहिर नजर आ रहा होगा कि 200 लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन पैसे उनमें से हम सिर्फ 180 से ले पाया करेंगे, यानी 10% हम पैसे नहीं ले पाया करेंगे। तो वो अपने सारे खर्चे फिर 200 लोगों से नहीं 180 लोगों से पूरा करना चाहेंगे ना, इस अजम्पशन पे कि 10% तो हमें फायदा देंगे ही नहीं, तो वो अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे उन 180 के ऊपर। अगर किसी दिन ज्यादा लोग मुफ्तखोरे आ गए तो वो एक्स्ट्रा उनकी जेब पे खर्चा पड़ा, कम मुफ्तखोरे आए तो चलो एक्स्ट्रा इनकम आ गई। प्राइसिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने अपनी प्राइस निकालते हुए 180 कस्टमर्स को सामने रखना है। कस्टमर्स का कम ज्यादा होना, कभी ज्यादा रिकवरी हो जाना, कभी कम रिकवरी होना, वो इससे अपने रेट को बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए कोई एक अजम्पशन तो बिजनेस को लेनी पड़ेगी कि कितना जाया हुआ करेगा, वो नॉर्मल है, तो पर यूनिट कॉस्ट उस नॉर्मल की बेस पे ही निकलेगी। अगर मजीद जाया हो गया, कम जाया हो गया, तो वो पर यूनिट कॉस्ट को अफेक्ट करने की बजाय P&L को अफेक्ट किया करेगा। हाँ हाँ, मिला क्या जवाब? कोई बेहतरी, कोई फायदा? हाँ जी, स्क्रैप वाली क्या? अब करते हैं वो जो आप पूछना चाह रहे हैं। वैल्यूज के हवाले से कोई परेशानियां तो बताएं। कैलकुलेशंस, अब इस पे सवाल क्या है? हाँ जी, अब बोलें। यहां से क्यों ना करें? हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि जब वो पूरे यूनिट्स हैं तो उनकी स्क्रैप वैल्यू किस बात की? ठीक है, और सवाल? नहीं, यही तो हो गया ना, और इसके अलावा? हाँ जी, आप कह रहे हैं 18 माइनस क्यों कर रहे हैं? प्लस करना चाहिए था, 18 नहीं करना चाहिए था ना, यानी ये माइनस लगाया, ये सही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 18 माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए जी। जी जी, अच्छा, यानी आपका सवाल यही है ना कि 18 माइनस नहीं होना चाहिए? हाँ, तो वो हर जबान में ये सवाल आ रहा है, 18 नहीं होना चाहिए ना। ओके, हाँ जी, क्या माइनस करके? तो लॉस नहीं ना यार, अभी हम गेन पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल गेन पढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो उसमें से माइनस क्यों किया था? क्योंकि हमारा खर्चा नेट ऑफ रिकवरी एक्सपेंस होता है ना। पैसे डूब गए, नहीं थोड़े से मिल गए, तो नेट ही एक्सपेंस है ना यार। अभी ना लॉस अलग से पूछना, वो इसमें मिक्स ना करो, अभी नॉर्मल गेन लिखा हुआ मैंने। हाँ जी, तो फिर क्या मसला है, क्या करें? तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जी जी,
नहीं, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ से माइनस ना करूँ ऊपर? हाँ, आप कह रहे हैं कि रिकवरी को काम क्यों कर रहे हैं, यानी इधर से ये पोर्शन माइनस ही क्यों होता है? आप एबनॉर्मल गेन नहीं, आप वैसे ही पूछ रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में ये माइनस क्यों है? रह रही है ना, क्यों नहीं रह रही? जी, तो रिकवरी वैल्यू नहीं थी ना। अब जब रिकवरी वैल्यू है तो फिर कॉस्ट 148 रहेगी। कल आए थे, कल 3 सवाल सॉल्व किए थे बोर्ड पे, उन तीनों के अंदर पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? सेम थी। तो एक में नॉर्मल लॉस एक्चुअल लॉस बराबर था, एक में नॉर्मल लॉस था, एक में नॉर्मल गेन था, तो सेम आ रही थी ना, तो हो गई स्टैंडर्डाइज। चले, बस मेरे ख्याल में बार बार यही सवाल पूछेंगे, मैं खुद ही सवाल ऐड कर देता हूं। एक सवाल और ये होना चाहिए कि जब असल में जाया हुए ही 250 हैं तो ऊपर फिर इंटू 400 क्यों किया हुआ है? 250 करना चाहिए था। जब वो 250 जाया हुए ही नहीं, 150 जाया ही नहीं हुए, तो ऊपर फिर 400 इंटू 18 क्यों हो रहा है? 250 इंटू 18 हो जाता। सवाल पूछा है ना मैंने, ये 2 सवाल है, अब इनका जवाब देता हूं। जवाब देने लगा हूं ना, जवाब देने लगा हूं। पहले इस बात का जवाब कि यहां पर 400 क्यों लिखा है, 250 क्यों नहीं लिखा? तो उसका जवाब यह है कि हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि जितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए था उतना ही हुआ। अगर ऐसे नहीं करना, अगर एक्चुअल लॉस ही ले लेना है तो फिर नॉर्मल लॉस ड्रामेबाजी है। अगर हमने अपनी कैलकुलेशन में एक्चुअल लॉस ही ले आना है तो फिर फायदा क्या है नॉर्मल लॉस डिफाइन करने का? तो हमने अपनी कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस के मुताबिक ही पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। यही वजह है कि नीचे फिर 3600 कर लिया, डिनोमिनेटर में 3600 लिख दिया। 3600 लिखने का क्या मतलब हुआ कि 400 जाया हुए, तो जब 400 जाया हुए तो ऊपर 400 ही आएंगे। अगर ऊपर 250 लिखना है तो फिर ऊपर भी फिर 3750, नीचे भी 3750 आना चाहिए। तो बात यह है कि हमने एक्चुअल आउटपुट की बेस पे नहीं निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। उससे नुकसान ये होगा कि कभी ज्यादा यूनिट्स बनेंगे पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाए करेगी, कम यूनिट्स बनेंगे ज्यादा आ जाए करेगी। तो हम स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं कि नॉर्मल लॉस को कॉस्ट पर यूनिट में बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ऊपर तो 400 ही आएगा। ओके, ऊपर 400 ही आएगा। अब रहा मसला कि इसमें से 18 क्यों माइनस कर रहे हैं। 2 तरीकों से जवाब देता हूं, आपने इतने सारे तरीकों से पूछे तो मैं 2 तरीकों से जवाब देता हूं। अगर समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। पहला तरीका, ये सब खर्च हुआ है, ये सब कैश आउट हो रहा है, और खराब यूनिट्स बेचेंगे तो कैश इन होगा। कितना कैश इन होगा? टोटल कितना कैश इन होगा? कैसे? तो नेट कैश तो फिर 35,500 गया ना। इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा जेब से गया, और जो खराब यूनिट्स हैं वो कबाड़ियों को बेच देंगे तो कैश आएगा। कितना कैश आएगा? जितने बेचेंगे उनका कैश आएगा। कितने बेचेंगे? 250 ना, 400 थोड़ी बेचेंगे। कबाड़ियों को तो 250 ही बेचेंगे, 400 है ही नहीं खराब, तो बेचेंगे कहां से 400? तो हम असल में तो 250 ही बेच पाएंगे। तो इतना कैश खर्च हो रहा है, इतना आ रहा है, मतलब नेट इतना खर्च हो रहा है, नेट इतना खर्च हो रहा है। इधर क्या करूं? ट्रिपल फाइव, तो ये एंट्री तो पूरी नहीं हो रही। कितना क्रेडिट डालेंगे तो एंट्री पूरी होगी? 19,500, 19,500 लिखेंगे तो फिर डबल इफेक्ट पूरा होगा, वरना तो डबल इफेक्ट नहीं पूरा होगा। 19,500 ही की जगह है ना, और की जगह ही नहीं है, तो इसलिए 19,500। एक जवाब। दूसरा जवाब, रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स एक तरह से इनकम ही है ना, या तो उसको इनकम बना रहे हो या एक्सपेंसेस में से नेट कर रहे हो। बात तो क्रेडिट इफेक्ट ही है ना। तो असल में यूनिट्स कितने खराब हुए हैं? असल में 250 हुए हैं। अभी हम 400 इंटू 18 कॉस्ट में से लेस कर चुके। दोबारा सुने, रिकवरी वैल्यू को इन कंसिडर करना
एक तरह की इनकम ही है ना, चाहे वो P&L में इनकम बने, चाहे वो कॉस्ट में से एडजस्ट हो जाए, बात तो वही हो रही है ना, इनकम टाइप इज्जत मिल रही है इसको। तो असल में नुकसान तो है ही 250, जबकि हमने ऊपर क्या कर लिया, 418 माइनस कर दिया। तो कितना इंटू 18 फालतू माइनस हो गया, 150 इंटू 18 फालतू माइनस हो गया ना। असल में तो सिर्फ 250 ही है, तो 150 इंटू 18 एक्स्ट्रा ऊपर इनकम बन गई है, तो वो फिर इनकम में से हटा लें। हम इसको इनकम बनाने जा रहे थे, हम इसको इनकम बनाने जा रहे हैं ना, तो 150 इंटू 18 फालतू इनकम बना चुके, जबकि असल में तो वो नहीं है, तो फालतू बना ली। तो जिसको इनकम बनाने जा रहे हैं फिर उसको माइनस कर, ये इसलिए 18 माइनस कर दी। नहीं समझ आया? जिनको दोनों में से जो ठीक लग रहा है वो रख लें। जब हम रिकवरी वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये एक तरह की इनकम बनाना ही है ना, आल्दो के ऐसा इनकम नहीं है, लेकिन खर्चों में से माइनस हो रही है, तो इफेक्ट तो वही पड़ रहा है। तो हम 400 इंटू 18 को इनकम टाइप चीज कह चुके, जबकि असल में सिर्फ 250 यूनिट्स हैं जो खराब हुए हैं। असल में कबाड़िए को बिकने ही 250 यूनिट्स हैं, असल में पैसा आना ही 250 यूनिट्स का है। तो हम ऊपर माइनस करके 400 इंटू 18 कर चुके, तो 150 इंटू 18 फालतू माइनस कर चुके, उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट इनकम के तौर पे जा चुका। तो अब जब हम इनको इनकम बनाने लगे हैं तो वो जो फालतू इनकम बना ली है वो इसमें से नेट कर दें, तो वो 150 इंटू 18 जो फालतू बना चुके हैं तो वो नेट कर लिए है, यानी ऊपर 250 कर लेता, क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही निकालनी है कि जैसे नॉर्मल लॉस ही हुआ। अगर ऐसे ना करते तो फिर नॉर्मल लॉस डिफाइन ही ना करते। कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस को कंसिडर करके ही है, तभी ज्यादा जाया हो रहे थे तो ऐड बैक कर रहे थे, कम जाया हो रहे थे तो माइनस कर देते थे, ताकि कैलकुलेशन में 3600 ही बन जाए और हमारी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस के मुताबिक ही कैलकुलेट हो। ओके, एबनॉर्मल गेन 2.3 वैरायटी खत्म। ठीक है, ले 5 मिनट 7 मिनट ले लें जी। क्या रिकवर होने के बाद पता चला, यानी असल में इतने का बिका है या शुरू में अंदाजा लगाया है, ये बात। ये सारी कैलकुलेशन महीने के स्टार्ट में हो रही है, सब फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, या महीना गुजरने के बाद एक्चुअल डाटा है। तो महीना गुजरने के बाद एक्चुअल डाटा है। ये 18 रुपए भी एक्चुअली में पता है कि हमने इसको कबाड़िए को डिफेक्टिव यूनिट्स 18 में बेचने हैं, ये सारा कुछ एक्चुअल पता है हमें। चलें, जो कुछ लिखना लिखाना कर रहे हैं लिख लें, फिर आगे चलते हैं।
चले, लिखना लिखाना नहीं, आपने तो सुनना सुनाना शुरू कर दिया। आप क्या पूछ रहे थे? चले ठीक है, हाँ ऐसे ही कि हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ ना कुछ लॉस तो बिल्ड करें, क्योंकि लॉस होता है। कितना लॉस बिल्ड करें? नॉर्मल, बस उतना पर यूनिट कॉस्ट में इफेक्ट एडजस्ट कर लें। अभी जैसे मैं वो खाने की मिसाल दे रहा था, 180 लोगों के बुनियाद पे बस पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें ताकि प्राइस तय कर लें। अब अगर उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, कम नुकसान हो रहा है, तो उसको पर यूनिट से अलग रखें। ऑनलाइन वालों में से किसी ने कुछ पूछना हो? अच्छा, अब इसमें लॉसेस को फिलहाल साइड पे रख दिया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ले आऊंगा। मिसाल के तौर पे जून के महीने में प्रोसेस 1 में इनपुट हुआ 10,000 यूनिट्स और मंथ एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स, तो आउटपुट हो गए 9600। इसका मतलब यह है कि जून की पहली तारीख की सुबह सुबह 10,000 यूनिट्स मशीन में डाले, फिर वो पूरा महीना मशीन में पड़े रहे, फिर जून एंड पे मशीन का ढक्कन खोला, इन्होंने कहा अभी हमने नहीं उठना, बाकी उठ के बाहर आ गए। ये टोटल एक्टिविटी, टोटल हो सकता है कि 2-2, 3-3, 400 यूनिट्स मशीन में आते थे, 2-4-5 घंटे का प्रोसीजर था, पक्के बाहर चले जाते थे, फिर अगले 300 आते थे, फिर प्रोसेस होके आगे चले जाते थे। ये टोटल एक्टिविटी। तो अगर वो प्रोसेस की ड्यूरेशन को 4-5 घंटे की थी, तो ये कौन से हैं जो 400 यूनिट्स हैं? वो जो आखिरी 30 जून रात 12 बजे से कुछ 2-3 घंटे पहले मशीन में डले थे, उनके वो 4-5 घंटे पूरे नहीं हुए थे, तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं। और अगले ही लम्हे ये जुलाई के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगे। तो अभी मैं जिस वैरायटी की बात कर रहा हूं, मई में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए जून का ओपनिंग नहीं। अगर ये 400 आउटपुट नहीं है, तो इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुए। इनके लिए मैनेजमेंट को कोई एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। आपको वो दिया होगा कि अच्छा कितने % कंप्लीट हैं। तो मिसाल के तौर पे, मिसाल ही लिखी हुई, खैर 75% कंप्लीट थे विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और मैं आगे चल के भी नोट्स ये बात लिखवा भी दूंगा, अभी ज़बानी भी चलेगा।
अगर मैं ये ना भी कहता तो ये विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ही होते, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इनकर होने से क्या मुराद है कि मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई, मटेरियल मशीन में इन हो गया, वो तो हो गए, वो तो हो गए। अब 4 घंटे क्या होना है, लेबर और ओवरहेड लगने, तो वो अभी पूरे नहीं लगे हुए थे। कन्वर्जन के एतबार से इन पे 75% काम हुआ था, अभी 25% और होना था। कन्वर्जन कॉस्ट अभी और इन पे इनकर होनी थी। 30 जून रात 12 बज गए, डे क्लोज हो गया, तो उस पॉइंट पे इनको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह दिया। इन पे मटेरियल कॉस्ट इनकर हो चुकी हुई है। ये इन 10 में से हैं या कहीं और चोर से चुके हैं, रख दिए जाते, इन 10 में से हैं। तो अगर इन 10,000 पे 2 लाख रुपए का मटेरियल खर्च हुआ था, यानी ये जो 10,000 यूनिट्स इनपुट हुए हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख रुपए का है जो इनपुट हुआ है, और इस प्रोसेस में इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट आई इन पे जो कॉस्ट इनकर हुई है कन्वर्जन, इन पे नहीं मतलब पूरे महीने में जो कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई है वो 3,96,000 इनकर हुई है। हाँ कौन है किधर? नहीं, इस महीने में लेबर कन्वर्जन का इतना खर्चा हुआ है, अब मजीद हो जाता तो ये भी पूरे हो जाते। जितना को हुआ था ये पूरे होके आउट हो गए, ये अभी प्रोसेस में रह गए, तो इन पे जितना को खर्चा लग चुका हुआ था वो सब इसके अंदर शामिल है। यानी फॉर द मंथ लेबर कॉस्ट एफओएच इतनी है। कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते किसकी है? आउटपुट की। आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, और इसमें अब कुछ नई चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अब अगली जो डिस्कशन है, बार बार रिपीट करूंगा इस बात को, जो मैं अभी इस वक्त सब आपको करने को कह रहा हूं या जो बोर्ड पे कर रहा हूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगी। समझ आ रहा हुआ तो अच्छी बात है, मैं और आप लोगों का दिमाग इस्तेमाल करवाऊंगा। अगर नहीं तो आखिरी दर्जा ये है कि आपको एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा, उसको फॉलो करना है। अच्छा, चाहे आपको एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन समझ आए तब भी वही फॉर्मेट फॉलो करना है। ये काम नहीं करना जो मैं यहां समझा रहा हूँ, ये सिर्फ आपके जो दिमाग के तार हैं उनको चिढ़ने के लिए। आप सोचें इन चीजों पे। ये डिस्कशन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल होने लगी है। कम उम्र बच्चे, कमजोर दिल हजरात, वो ये डिस्कशन ना सुने। तो जो भी यहां कैलकुलेशन करने लगा हूं वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, एज लॉन्ग एज आप उसको हजम करते रहें। हजम कर जाएं बहुत अच्छी बात है। मैंने सबको पढ़ाना, जिन्होंने पास होना है इनको भी, जिन्होंने सर्टिफिकेट देना है इनको भी। कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूं, आखिर में एक टेबल बनाऊंगा और सब ने फॉलो वो करना होगा। जो इस सारी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन को समझ भी जाएं, इक्वेशंस भी कुछ हो सकता है बना रहा हूं मैं। आपने सवाल सॉल्व करते हुए ये सारी डिस्कशन नहीं करनी, आपने बनाना वो फॉर्मेट ये जो सिखाऊंगा। तो फॉर्मेट तक पहुंचने से पहले सारी डिस्कशन सिर्फ नॉलेज के लिए होने लगी। आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें, जैसे तैसे समझ आती है। जी करें। है जी, बस जो है सामने है आपके, मैंने बता दिया सारा कुछ। जो यूनिट्स इन हुए थे मटेरियल के, यही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर होना है। कन्वर्जन कॉस्ट पूरे महीने में इतनी आई है, जो इन पे भी है उन पे भी है, सब पे है। अब आपसे पूछा है कॉस्ट पर यूनिट। नहीं भाई, पूरे महीने में टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है ये सिर्फ इन 400 पे नहीं है। पूरे महीने में जितनी लेबर कॉस्ट थी, जितने ओवरहेड्स थे, फॉर द मंथ ये खर्चा है। उन वर्कर्स ने ये बना के आगे भेज दिए, ये अभी बना रहे थे। बिजली का बिल, मशीनों का, जितना पूरा महीने मशीनें चली हैं, ये टोटल है। उसका रिजल्ट ये आउटपुट हो चुके हैं, ये अभी तक मशीनों में है। तो ये सिर्फ इन 400 का खर्चा नहीं लिखा मैंने, ये प्रोसेस 1 में फॉर द मंथ ऑफ जून आने वाले टोटल खर्चे लिखे हैं ब्लैक में। और कोई चीज क्लियर करनी है तो कर लें पहले, पर यूनिट कॉस्ट निकालते से पहले। जी, ये इन 400 की बात की मैंने। किन समेत?
इतने बच्चे कैफ पास कर गए, इन बच्चों के 2-2 3-3 पेपर रहते हैं। तो अब ये वो हैं जिनके अभी पेपर रहते हैं, ये और हैं, वो और हैं। हाँ, उनके 6 पेपर पास हो चुके हैं, बाकी 3 होने हैं जी, लेकिन वो अगले महीने ही हो सकेगा, वो अगले अटेम्प्ट में हो सकेगा। तो ये और ये 2 डिफरेंट हैं, है ये दोनों इनमें से। अच्छा, ये वाला सेशन कब खत्म होना है? जनवरी, 31 जनवरी 2021, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो कॉलेज के टोटल बिल्स, टीचर्स की तनख्वाहें, बाकी स्टाफ की टोटल कॉलेज के खर्चे जो फॉर द ईयर 21 हुए, उनमें इस सेशन पे भी तो हुए होंगे ना खर्चे। कब तक के? 31 दिसंबर तक के। लेकिन ये सेशन अभी इन प्रोसेस होगा, लेकिन जो अप्रैल में सेशन आया था वो पूरा होके स्टूडेंट्स गए। तो फॉर द ईयर पूरा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 21 तक के टोटल खर्चे ये हैं। अब इनमें उन पे भी हो चुका खर्चा है जो आउट हो चुके, और उन पे भी हो चुका खर्चा है जो अभी तक मशीन के अंदर है। आपने फैसला करना है कि डिडक्ट करना है कि ऐड करना है। मैंने सिर्फ आपको फैक्ट समझाए हैं। अच्छा, मैं शायद अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा, मैं दोबारा सुन लें। फॉर द मंथ का रिजल्ट ये है कि इस बिजनेस ने इस प्रोसेस में टोटल इतने खर्चे किए हैं। उन खर्चों का फिर एंड रिजल्ट ये निकला कि जिन पे ये खर्चे हुए थे इतने आउट हो चुके हैं, इसमें उन पे होने वाली कन्वर्जन शामिल है, और इन 400 पे भी तो कुछ कन्वर्जन आई है कि कुछ कन्वर्जन नहीं आई। जितनी भी है वो भी इसके अंदर शामिल है। अब इसमें क्या चीज है जो मजीद नहीं समझा पा रहा? जो सामने चीजें लिखी हैं वो समझ आई हैं। चले, अब आपसे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने को कहा। करें सारे कोशिश करें। इस सारी एक्टिविटी में किसी की कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। अगर किसी का आंसर गलत हो रहा है कोई बात नहीं, जो जो इसमें एंगेज है शाबाश। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें सारे। अगर रजिस्टर गंदा होने का मसला है कहीं और पेजेस पे कर लें। बाद में डिस्कशन कर लें। हाँ जी, हाँ। ये तो आपने सोचना है। मैंने तो आपसे कॉस्ट पर यूनिट निकालने को कहा है। जो समझ आ रहा है करें, जैसे समझ आ रहा है करें ना कोशिश। फिर आपको वो डाटा समझ नहीं आया, करें सारे ट्राई करें। करता हूँ डिस्कस।
हाँ जी, जो इनिशिएट करना चाहिए 60 पॉइंट कैसे कैसे 60.85 कैसे $39.6 अच्छा डिवाइड बाय अच्छा और जी कोई 60.20 61 पॉइंट चलो 61 बता दो 51 पॉइंट प्लस 400 का अच्छा अरे 60 कैसे अच्छा प्लस ये कैसे ठीक है बोलो बोलो प्लस मैंने बताओ ना क्या करूं थ्री 9 40 को फिर इंटू 60.01 60.20 वाले बता दे चले 60.20 596 क्या है अच्छा सारा ठीक है अच्छा जिनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है एंड पे सिर्फ मैंने फॉर्मेट बताना है वो भी शोर ना करें खामोशी से बैठ जाए मोबाइल पे कोई गेम शेम खेल लें लेकिन शोर ना करें डिवाइडेड बाय 90 ये क्या है 99 कैसे 9600 प्लस 300 कैसे बना जी जी अच्छा ठीक है और कुछ 60.01 कैसे जबानी बताओ अच्छा कोई आसान अल्फाज वाला को बताए कैसे
मैंने इसी तरह की क्वेश्चन करेंगे लेकिन मैंने 0.75 की किया 400.75 से किया। मैंने किया x ओवर 100 into 75 और मेरा आंसर है 41.5। x ओवर 100 into 75 तो आपने 0.75 x ही किया है। x into 7 बताओ क्या किया? x ओवर 100 ठीक है, आपने 0.75 x कर लिया और 9600 x प्लस ये इज इक्वल टू, हाँ जी 60 72 कैसे? सर हमने ये अज्यूम किया कि ये जो अज्यूम करने की क्या जरूरत थी? मतलब कि ये जो क्लॉथिंग है वो भी पूरे हो चुके तो उसके बाद हमने नहीं हुए ना, लाल रंग से लिखा मैंने, नहीं हुए, अज्यूम करने की क्या जरूरत थी? कितना? कैसे? बस ये आखिरी है, हाँ जी लिखो। तो 3,96,000 था ना यार, इसको के इन सबको आंसर क्या है? मेरी सारे चले ठीक है तो सुने, ऐसे नहीं किया किसी ने? किया। क्या आंसर आया? इसका क्या आंसर आया? अब मुझे बोलने दे, टाइम थोड़ा है। 59.6 बस। अच्छा, इसमें क्या गलती है? एक सुनहरी असूल याद रखने में बार बार आपको इस चैप्टर में बताता रहूंगा, खासतौर पे प्रोसेस 2 में, नहीं प्रोसेस 2 में, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में, अगली क्लासेस में बार बार कहता रहूंगा। पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए जो खर्चे न्यूमरेटर में रखे हैं, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पे वो खर्चा आया हुआ है। इसको एक और तरीके से, डिनोमिनेटर में जो यूनिट्स रखे हैं, न्यूमरेटर में वो खर्चा आएगा जो उन पे आया हुआ है। ठीक है, इनका आपस में ताल्लुक है। ये जो आंसर निकला है 59.6, ये पर यूनिट ऑफ व्हाट? पर यूनिट ऑफ, हमने कॉस्ट पर यूनिट किसकी निकालनी होती है? आउटपुट की। तो अगर पर यूनिट आउटपुट की, तो हमें डिनोमिनेटर में आउटपुट रखना चाहिए था। चलें फिर ऐसा करते हैं कि इसकी जगह 90, क्या आंसर आया? पॉइंट, ये भी गलत है। इसमें क्या गलती है? आहिस्ता आहिस्ता, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है, इसमें गलती ये है कि जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या उन 400 यूनिट्स पे आया खर्चा? ऊपर नहीं है, है। तो फिर वो सारा खर्चा सिर्फ 9600 पे क्यों आए? चलो फिर ऐसा करते हैं, 10,000 कर देते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत। अब इसका हल, ऑफिशियल हल तो एक टेबल से सिखाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल हल बता रहा हूं, और वो ये है। मैं इसको समझाता हूं। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल हल सिर्फ इक्वेशन से बता रहा हूं, बाकी जिन्होंने भी कोशिश की शाबाश, ये सही है, 60 सही है। कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कि आपका कुछ सोचने वाला खुद लिंक बने। करना कैसे, वो एक फॉर्मेट बताऊंगा। जिनसे ये इक्वेशन वाला तरीका हो गया, वो भी ये नहीं करना, खबरदार ये नहीं करना, करना उस टेबल से ही है, क्योंकि अभी और बहुत सारी चीजें आती जाएंगी, वो आपसे इक्वेशन में नहीं समझेंगी फिर, तो उसके लिए वो टेबल फॉलो करना। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इक्वेशन से बता रहा हूं। ये जो 2 लाख रुपए है, ये इन 10,000 यूनिट्स पे लगने वाला
मुकम्मल मटेरियल है या इस पे और होना था? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलहदा निकलेगी, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट अलहदा निकलेगी, और उसकी वजह यह है कि उनके डिनोमिनेटर्स में फर्क होगा। 2 लाख रुपए किन पे आ चुकी मटेरियल कॉस्ट है? 20। ये हो गई मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, मैं वो मिटा गया, ये बाकी जो गलत थे वो गलत भी चलें, फिर पूरी सही बात बता दूं, मुकम्मल कर लूं, फिर गलतियों का टाइम बचा तो गलतियां भी बता दूंगा क्या क्या थी। पर यूनिट कॉस्ट 60 तक पहुंचने के लिए 2 टुकड़ों में पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर फर्क है। 2 लाख का डिनोमिनेटर और है। ये 2 लाख रुपए मुकम्मल तौर पे किन यूनिट्स पे खर्च हो चुका है? 10,000। ये मटेरियल का हिस्सा आ गया। कन्वर्जन सुने, ये जो 3,96,000 है, क्या ये सिर्फ इन पे आया खर्चा? ये इन पे आया भी खर्चा है। यहां पर जो लोगों ने कुछ बताया था, अगर मैं 3,96,000 को 10,000 से डिवाइड कर दूं 39.6, तो मेरा ये करना ये कह रहा होगा कि 1 यूनिट मुकम्मल होता है तो 39.6 खर्चा आता है, तो 39.6 रुपए पर मुकम्मल यूनिट। तो क्या ये मुकम्मल यूनिट्स हैं? इनमें कुछ अधूरे हैं, कुछ पूरे हैं, तो इसलिए ये 39.6 करना गलत हो गया। 3,96,000 को अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं और कह रहा हूं कि पर यूनिट इतना खर्चा है, पर मुकम्मल यूनिट, आउटपुट मतलब मुकम्मल यूनिट, क्या हो गया भाई? वो आउटपुट था क्या? वो मैंने नहीं मंगवाई थी, पता नहीं किसी और के लिए होगी, उसके लिए होगी, उसके लिए दे दो आपके लिए लाए। मास्क से वैसे पियोगे कैसे चाय? 396,000 डिवाइडेड बाय 10,000 का आंसर 39.6 अगर किसी ने निकाला था, तो 39.6 इसलिए गलत है, जिसको ना समझ आए परेशान नहीं होना। 39.6 की इंटरप्रिटेशन क्या है, जिसने भी ये कैलकुलेट किया कि 1 यूनिट पे इतने रुपए के ओवरहेड्स आते हैं, 39.6 तब निकल रहा है जब हम इसको 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 10,000 मुकम्मल यूनिट्स हैं ही नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि कन्वर्जन 39.6 पर मुकम्मल यूनिट है, तो इसकी कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए थे? मुकम्मल यूनिट्स कंप्लीटेड। वो तो नहीं है 10,000, तो ये गलत है। फर्ज कर लें 1 यूनिट जब मुकम्मल हो जाएगा तो उस पर लगने वाली कन्वर्जन x होगी, तो 96 मुकम्मल हुए, इन पे हर एक पे कितनी कॉस्ट आई होगी? कन्वर्जन x। इसका आंसर क्या बनेगा? कैलकुलेटर से नहीं होगा, वैसे पूछना इसका मतलब क्या होगा? 9600 यूनिट्स पे आने वाली टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, इन 400 पे पूरा x खर्च हो चुका है, फिर x का, इसका आंसर क्या बनेगा? 400 यूनिट्स पे जितनी कन्वर्जन कॉस्ट आ चुकी थी, इन पे इतनी आ चुकी, इन पे इतनी आ चुकी, टोटल मिला के पूरे महीने में कितनी आई? तो अब इसमें अगर हम x फाइंड करें, वो भी मैं आपको बल्कि स्टेप से करके देता हूं। इसमें से x कॉमन लें, क्या बचेगा? इसको और स्टेप में करता हूं, 9600 प्लस 300, तो x कितना निकल आएगा? 40। तो जब कोई यूनिट मुकम्मल हो चुका होता है, उस पे कितनी कॉस्ट आ चुकी होती है? 60 रुपए। 20 रुपए का मटेरियल लग चुका होता है और 40 रुपए की कन्वर्जन लग चुकी होती है। दोबारा, जो यूनिट्स आउटपुट हुए हैं, इनकी कॉस्ट 60 है। कैसे? इन पे 20 रुपए का मटेरियल लग चुका हुआ है और 40 की कन्वर्जन। अगर मैं इनकी टोटल कॉस्ट निकालना चाहूं तो क्या करूं? इन पे मटेरियल तो पूरा 20 रुपए लग चुका हुआ है, कन्वर्जन इन पे अभी पूरे 40 नहीं 30 रुपए लगे। ये इनकी टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है। इनकी टोटल कॉस्ट 9600 इंटू 60। तो जो यूनिट्स आउटपुट हो गए, उनकी पर यूनिट कॉस्ट 60 है। जिसके कंपोनेंट्स तोड़ें तो
मटेरियल कंपोनेंट इतना है, कन्वर्जन कंपोनेंट इतना है। लेकिन अब ये सेंस बनती है कि एक यूनिट जब इस प्रोसेस को मुकम्मल होकर पार कर जाएगा तो उस पे इतने रुपए मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई होगी और इतने रुपए कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई होगी। अब पूछें जो पूछें, क्या चीज? 596 डिवाइडेड बाय 3900। अब आप कर ये रहे हैं कि आप इस 596 में छुपे हुए 2 लाख को भी 99 से डिवाइड कर रहे हैं और 396 को भी 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इसको भी इतने से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी इतने से डिवाइड कर रहे हैं। ये सही है, ये गलत है। हाँ, तो आप जो मुझे फार्मूला बता रहे हैं 596 डिवाइडेड बाय 9900, आप असल में ये बता रहे हैं आप 596 बाय 9900 बोल रहे हैं ना, वो ये है, वो ये है। आपने ये कहा है मुझे, आपने 2 लाख को 10,000 तो गलत किया है, कर सकता हूं ऐसे। मैं ये बताऊं तो इसको अगर सेपरेट करना चाहूं तो कर सकता हूं मैथमेटिकली के नहीं। ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो रहे हैं, क्या ऐसा करना न्यूमेरिकली सही है या गलत है? सही है, ये गलत है, क्योंकि 2 लाख को 99 पे तो नहीं डिवाइड करना, ये तो पूरे 10 पे डिवाइड होना है। जी जी, तो ठीक ही तो कर रहा हूं, वो करने नहीं दे रहे ना। आप 596 को जब 9900 पे डिवाइड कर रहे हैं, हो गया ना। तो 2 लाख को किससे डिवाइड करना चाहिए पर यूनिट निकालने के लिए? 2 लाख को किससे डिवाइड करना चाहिए? 10,000 से करना चाहिए ना। आप 99 से कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई खत्म। नहीं ठीक है ना, मैं को मारपीट थोड़ी रहा हूँ, सही है ना? समझ आई बात की नहीं? बस ठीक है, शाबाश। इसीलिए ये 15-20 मिनट लगाए, आधा घंटा बस यार। नहीं बस ये जो मैंने यहाँ इक्वेशन से कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट निकाली है और मटेरियल को अलहदा 20 रुपए निकाला, इसको अलहदा 40 रुपए निकाला, किसी एक को भी ये बात समझ आई? बस यहीं पर बात एंड है। जिसने जो बहस करनी है क्लास के बाद। अब मैं आपको ऑफिस कमजोर दिल साइड पे बैठे हुए थे, अब सारे लोग बात सुने। मैं एक फॉर्मेट बताने लगा हूं, वो फॉलो किया करेंगे आप लोग। आंसर उसका 60 निकल आएगा, लेकिन आप वर्किंग उस तरीके से किया करेंगे। जी जी, इस वैरायटी की ऐसी अखलाकन थोड़ी सी अंग्रेजी। वैरायटी 3 क्या है? जिसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये उसकी थोड़ी सी अखलाकन अंग्रेजी।
डिनोमिनेटर से क्या मुराद है? जो हम यूनिट्स जिसे डिवाइड कर रहे हैं। चूंकि मटेरियल कॉस्ट जनरली आगे कुछ सवाल भी करेंगे जिसमें मटेरियल कॉस्ट भी अभी कुछ लगनी बाकी होगी, लेकिन जनरली ये पूरी लग चुकी होती है। तो मटेरियल कॉस्ट जनरली चूंकि मुकम्मल लग चुकी होती है, जबकि कन्वर्जन आउटपुट पे पूरी हो चुकी है, पार्शली है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग दो टुकड़ों में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस काम के लिए हमें दो अलग अलग डिनोमिनेटर चाहिए होंगे। मटेरियल के लिए 10,000, कन्वर्जन के लिए 10,000 नहीं, दो अलग अलग डिनोमिनेटर चाहिए, 96 भी नहीं, 99। तो हमें फिर एक वर्किंग करनी पड़ेगी ये 10,000 और 9900 निकालने के लिए। उस वर्किंग को स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कहते हैं। कहते तो यही हैं, मैं प्यार से इसको ईपी कहा करूंगा। ये सिर्फ मेरे और आपके आपस की ये बात है। आप ईपी, ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ईपी नहीं है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। मैं वैसे इसको ईपी कह रहा हूं। जी सारी एक ही बात चल रही है, ये लें, एक ही बात चल रही है। चूंकि अभी यही आपको मैंने ये समझाया है कैलकुलेशन से, तो इसी डेटा से ये ईपी सिखाता हूं। अब ये टेबुलर फॉर्मेट है जो आज की क्लास का कंक्लूजन है, जो आप सब लोग याद कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। इसी डेटा से, यही डाटा, ये जो फॉर द मंथ ऑफ जून डाटा था, इसी डाटा से मैं आपको 3 चीजें सिखा रहा हूं, जिनमें से तीसरी कल सिखाऊंगा। अभी 2 बता रहा हूं, वो जो 2 आज करके दिखाई ना, इन्हीं को फॉर्मली बता रहा हूं। तो यही डाटा, इसकी रिक्वायरमेंट लिखें, चाहे ये डाटा दोबारा लिख लें। कौन सा डाटा? जबरदस्त। जिन्होंने डाटा नहीं लिखा था, ये लें। ये डाटा है और इसकी रिक्वायरमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट लिखे। नंबर वन वो ईपी,
नेक्स्ट कॉस्ट पर यूनिट, नंबर 1 ये पूछा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट, और नंबर 3 स्टेटमेंट, ये कल सिखाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और इक्विवेलेंट यूनिट्स जिसमें 2 कॉलम, एक मटेरियल और एक कन्वर्जन। थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल, कन्वर्जन। इस कैलकुलेशन का मकसद है पर यूनिट कॉस्ट का डिनोमिनेटर यानी 10,000 निकालना और 9900 निकालना। ये निकालना, पर यूनिट कॉस्ट का डिनोमिनेटर निकालने लगे इसे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये इस पे फिलहाल जितना आज तक सीख लिया 2 चीजें आएंगी, एक कंप्लीटेड यूनिट्स यानी आउटपुट कितने हैं 9600, इन पे मटेरियल कॉस्ट लग चुकी है या मजीद लगनी है, यानी मटेरियल कॉस्ट इनकर होने के एतबार से 100% हो चुका है ना काम, और कन्वर्जन के एतबार से मटेरियल के एतबार से भी 100% मुकम्मल है ये, और कन्वर्जन के एतबार से भी 100% मुकम्मल है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं, लेकिन इसको आगे मजीद 2 लाइनों में तोड़ रहा हूं। ये 400 यूनिट्स मटेरियल के एतबार से मुकम्मल हो चुके हैं या और काम होना है मुकम्मल, तो ये 400 यूनिट्स मटेरियल के एतबार से मुकम्मल है। कन्वर्जन के एतबार से 400 यूनिट्स मटेरियल के एतबार से पूरे हैं, 400 यूनिट्स कन्वर्जन के एतबार से, दिस इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन है जी। तो वो टाइम ज़ाया किया फिर ये कह रहे हो 90। ये जो मैंने ये हो गई, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, ये ईपी यूनिट्स है, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैलकुलेट ऐसे करने हैं, मैं सिर्फ नाम का मतलब बता रहा हूं आपको, नॉलेज के लिए नाम का मतलब बता रहा हूं। 9600, 400 ये लिखा हुआ था, ठीक है बना। अगर मैं 400 इंटू 0.75x करूं या 300x करूं तो एंड आंसर एक ही है ना, पक्की बात। 400 यूनिट्स अधूरे इज इक्विवेलेंट टू 300 पूरे। 400 यूनिट्स 75% काम हुआ हो तो उतना ही टोटल खर्चा आएगा जितना 300 पूरे हुए होते तो खर्चा आता। असल में 400 ही है, लेकिन ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस 400 पे 75% काम हुआ हो तो इतना ही खर्चा है जितना 300 पूरे हुए हो तो खर्चा है। तो 400 75% कंप्लीट यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 300 मुकम्मल यूनिट्स। अब ये मुकम्मल यूनिट्स हैं, ये मुकम्मल यूनिट्स हैं, अब अधूरे वाले खत्म हो गए।
या हैं अभी अधूरे? नहीं, हमने उन अधूरे को इक्विवेलेंट पूरे बना लिया। अब जब ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में कंप्लीटेड यूनिट्स रखने से आंसर क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट, कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट। ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। और दूसरी चीज क्या रिक्वायर की है? न्यूमिनेटर कितना? इसका 2 लाख और इसका डिनोमिनेटर कितना? इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये इसी के लिए तो मेहनत की थी सारी। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी बन गई? तो वो जो आउटपुट होगा मुकम्मल, उस पे इतने रुपए की मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई होगी, इतने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई होगी। यानी वो जो कंप्लीटेड यूनिट है 60 रुपए का 1 यूनिट कॉस्ट कर रहा है। तो कैलकुलेशन करते हुए ये टेबल बनेगा, इससे पर यूनिट का डिनोमिनेटर निकलेगा, तो कॉस्ट पर यूनिट। इसका तीसरा ये कल कराऊंगा, लेकिन इतने ही की प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क लिख लें। है अच्छा, चलें फिर भी लिख लें। अच्छा देखें, कल क्लास में जब आप आके बैठे होंगे तब कर लेना यार, क्योंकि मैं तो रोटी खाते आता 10 मिनट 15 मिनट लगा ही देता हूँ। वो 2-4-5 मिनट तो मैं लेट हो ही जाता हूँ, तो आप उतनी देर में सॉल्व कर लीजिएगा। ओवरहेड्स और लेबर, अभी इसके लिए सवाल लिखें, कल मेरे आने से पहले कर लिया हो आपने। फॉलोइंग डाटा फलाना 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 फॉर प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ May. Following data relates to process 1 for the month of May. हर दफा मे क्यों लिखवा देता हूं मैं? क्योंकि स्पेलिंग छोटी है ना, तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा गलत स्पेलिंग लिख के। ये सबको आते होंगे, नहीं तो फेब्रुअरी लिख लें। अच्छा लिखें लिखें लिखें, आगे लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लिखें लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ब्रैकेट में लिखिए 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, ब्रैकेट बंद, और आगे मटेरियल कॉस्ट है 240,000, 2,40,000 रुपए, 240,000, 240,000, 240। अच्छा, लेबर कॉस्ट 150,000, 1.5 लाख रुपए। एक्चुअल एफओएच 102,000, 1,02,000, 102,000। चले कॉस्ट ये हो गई। उसके बाद लिखिए एफओएच इज अप्लाइड एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 500 यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स, और ये हैं 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट है ये, 70-70 कन्वर्जन के एतबार से। चले बस ये डाटा है, रिक्वायरमेंट यही तीनों हैं, तीसरी कल मुझसे रिक्वायर्ड है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाली वर्किंग बना दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट ये आप निकाल लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन मैं बताऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।